Hello everyone, welcome back to Amit Education. So this is the sample paper for physics provided by the CBSE for class 12th. Okay, so this is the for academic session 24 and 25. Your exam or your question paper is prepared according to this sample paper. So please watch this video and learn which chapters you have to prepare and which kind of questions are CBSE asking. So ये भी आपका क्या है? This is the maximum marks. This is the 70 marks. Okay, this question paper contain 33 marks. All questions are compulsory, and there are 5 sections: A, B, C, D, and E, and all sections are compulsory. Section A contains 16 questions and 12, in which there are 12 MCQ and 4 assertion reason based question for 1 marks. And section B containing 5 marks of 2 marks each, and section C containing 7 marks for 3 marks, 7 questions for 3 marks, and section D containing 2 case studies for 4 marks, and section E containing 3 long answer type of question of 5 marks. So this is the marks distribution. Okay, तो यहाँ पर कोई भी ओवरऑल चॉइसेस नहीं है. आपको क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस मिल सकती है, बट अदरवाइज जैसे और सब्जेक्ट में होता है, आपको क्या होता है 7 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने या 3 अटेम्प्ट करने. तो ऐसी कोई एक्सटर्नल चॉइस नहीं है. क्वेश्चन के अंदर ही आपको इंटरनल चॉइसेस मिल सकती है. ओके, सो अब आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो पैटर्न पूछा गया है सेम पैटर्न ही आपके एग्जाम में आएगा. और सीबीएसई इवन ऐसा भी करती है कि जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 से पूछा गया है, तो वो मेन एग्जाम के अंदर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 का ही होगा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 का ही होगा. तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि किस पर ज्यादा कमांड करने की आपको नीड है. जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कोई एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होगा और चैप्टर 2 से ही होगा. अगर यहाँ कोई न्यूमेरिकल पूछा गया दैट मीन्स आपसे सीबीएसई वहां पर न्यूमेरिकल ही पूछेगी. सीबीएसई क्या पैटर्न इस अकॉर्डिंग बनाती है जिससे बच्चों के मार्क्स इजीली आ सके. इसीलिए वो क्या देती है, आपको एक सैंपल पेपर देती है. इसी से आप क्या कर सकते हो, मार्क्स को इजीली गेन कर सकते हो. बस हमें क्या करना है, इस सैंपल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और ध्यान देना है कि कहाँ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, किस चैप्टर से कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं हमसे और किस चैप्टर से हमसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कहाँ से डेरिवेशंस आएंगे. इस चीज को आपको नोट कर लो तो आपके मार्क्स 100% जरूर आएंगे. ओके, सो the first question is, a uniform electric field pointing in a positive x direction exists in a region. Let A be the origin and B be the point on an x-axis at x equal to plus 1 centimeter and C be the point on y-axis at y equal to plus 1 centimeter. Then the potential at point A, B, C satisfied. So there are 4 options. अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो 2 जो पॉइंट है, पॉइंट A और C. ओके, पॉइंट A and C both are at same distance. C, this is y equal to plus 1 for C, and for A be the origin, एक origin माना है, B the point on the x axis at plus 1 direction. तो यहाँ से अगर ये origin है तो ये ऊपर हो गया plus 1 डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट, ये हो गया हमारा C पॉइंट, और A से ही क्या हो गया, ये plus 1 डायरेक्शन में हो गया हमारा B पॉइंट. तो क्या पूछा है, A, B और C के ऊपर हमें रिलेशन बताना है. तो ये है, ये सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ तो VA और VB क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी VA और VC इक्वल होगा, क्योंकि इनमें कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा. मतलब ये एक y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा. बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो x एक्सिस है, तो अब जो पार्टिकल है वो सेम प्लेस पर है, यानी वो y एक्सिस में मूव कर रहा है, वो x एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट B है इसमें वेरिएशन आएगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा बिकॉज ए क्या है, ओरिजिन है. सो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. जैसे से आगे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. नेक्स्ट है अ कंडक्टिंग वायर. सो ये है हमारा चैप्टर 1 से. सो आपको याद रखना है, पैटर्न को इसी तरीके से फॉलो करना और समझना है. सो कंडक्टिंग वायर connects two charged conducting spheres of radii r1 and r2.
such that they attain equilibrium with respect to each other. Distance of separation between the two spheres is very large as compared to either of their radii. तो उनकी रेडियाई से जो ज्यादा है उनके बीच की डिस्टेंस. So the ratio of magnitude of electric field at the surface of sphere of radii r1 and r2. तो अब क्या करना है यहाँ पर आपको स्फेयर के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उसका वो बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है. सो जब भी हम इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे, दोनों स्फेयर्स को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ओके जब पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ V के लिए मतलब पोटेंशियल लिखते हैं V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. तो दोनों का जो रेडियस है एक का है R1 और एक का है R2. ओके सो V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन R2 R1 और V2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन R2. अब Q1 अपॉन Q2 या फिर हम ये बोला, इन्होंने बोला है चार्ज के लिए क्या बोला है कि वो दोनों सेम है. ओके अब वो कैसे होंगे, जब चार्ज मूव करेंगे तो एक दूसरे की क्या होंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे. तो हमें सिंपल बताना है किसके बारे में, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द ऑप्शन बी, दैट मींस R2 अपॉन R1 इज द आंसर. हमें क्या लगाना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है सिंपल, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और उसी क्या कर लेंगे हम, इनको कंपेयर कर लेंगे. ठीक है नेक्स्ट यहां से पूछा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन चैप्टर 4. Okay, so a long wire of circular cross section of a radius A carries steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitude. अब से यहाँ जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. यहाँ पूछा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A/2 and the surface of the wire to the that point of A/2 its surface below its surface. तो इसमें जो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंदर सी ऑप्शन. ओके सो यू कैन सॉल्व इट. आप क्या लगाना है यहाँ पर, किसकी फॉर्मूला लगाना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए या 2 पाई आर. इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. ओके सो इससे आप क्या करेंगे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे और उनके लिए रेशियोज को फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन. तो जो डिफ्रैक्शन है वो किस में मिलता है, हमें साउंड वेव्स के अंदर देखने को मिलता है, साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स बोथ. ओके सो दिस इज आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 10. तो यहाँ पर वही चैप्टर 10 4th नंबर पर है, तो एग्जाम में भी यही आएगा. CBSE ऑलवेज फॉलो इस पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न हमें देती है एज अ सैंपल पेपर. सेम पैटर्न पर बेस्ड हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसी पर बेस्ड हम क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं. ओके सो आप देख सकते हैं दिस इज क्वेश्चन 5 आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 2. यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है तो एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आएगा. यहाँ पर कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मुला बेस्ड कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो वो आपको देखना है. क्वेश्चन 6 में आपसे एलसीआर सर्किट के बारे में पूछा है, इनमें अपन को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है वो सीरीज की जगह क्या कर दे, पैरेलल में कर दे. ठीक है तो या फिर एलसीआर की जगह सिर्फ एलसी सर्किट कर दे. ठीक है तो हमें क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और उसी चैप्टर से रिलेटेड उसी टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड ही है तो वहां पर भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. सो फॉर 6 क्वेश्चन आंसर विल बी सी ऑप्शन. Okay, and for 5th one, you check the answer is option A. Next is question 7. Correct match of column 1 with column 2. So this is asked in from chapter number 8. तो क्या करना है, इनको मैच द फॉलोइंग करना है. तो इसके आप देख लो, इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा, हमारा बी ऑप्शन आएगा. 1 को एस से कर देंगे, यानी इंफ्रारेड जो है तो वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. ओके so option B is the correct. Next तो अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपको कैसा है, आपको कॉलम देखने को मिल रहा है, मैच द फॉलोइंग देखने को मिल रहा है. तो आप देखोगे चैप्टर 8 से वहां पर मैच द फॉलोइंग ही आएगा, वहां पर कुछ और चीजें चेंज कर देंगे. यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जगह हो सकता है वो एप्लीकेशन पूछ ले आपसे या कहाँ पर इनका यूज होता है, यूजेस पूछ ले, तो वहां पर इस चैप्टर से आपसे मैच द फॉलोइंग ही पूछा जाएगा. तो ये सेम पैटर्न को फॉलो करना है मैं अपने एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्या पूछा है,
अभी चैप्टर 13 है तो अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड है ये, तो इसमें पूछा है प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन दिस केस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है चैप्टर 9 से। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछा गया है। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगेन ये कैसा है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो वही याद रखना है, जहां फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, वहां पर कोई और क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, कलर ऑब्जर्व ऑन अ सीडी। सीडी में कौन सा कलर मिलता है, इज ड्यू टू, इसकी जो कलर मतलब सीडी में जो हमें कलर दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो दिस इज आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। तो अब यहाँ पर जैसे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है तो वो किसी और चीज के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल बाय कंडक्शन by dopant atoms depend strongly upon। अभी किस पर डिपेंड करते हैं, डोपिंग लेवल पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हमें सिंपल क्या करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, और कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की नीड नहीं है कि हर चीज से हम हर चैप्टर से हर डेरिवेशन को पढ़े, ऐसी कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप कवर अप कर सकते हैं। So this is asked from chapter number 3. If a copper wire is stretched to make its radius decrease by 0.1%, then percentage change in its resistance is approximately। अब यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, या डिक्रीज क्या रेडियस को, हो सकता है वो एग्जाम में आपसे इंक्रीज के बारे में पूछ ले। तो यहाँ पर इसी तरीके की चेंजेस, मतलब बहुत माइनर से चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो आपका सैंपल पेपर है और जो एक्चुअल पेपर आएगा उसमें बहुत माइनर से चेंजेस आप देखेंगे। तो अगर आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, सैंपल पेपर को, और क्या कर लेते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आपके मार्क्स 100% आएंगे। ओके, अब यहाँ से 4 असेसन रीजन वाले आने वाले हैं, कि आएगा आपका चैप्टर 4 से चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 11। ओके, सेम सारे कैसे हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कोई न्यूमेरिकल पर बेस्ड नहीं है। तो बस यही याद रखना है, या न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पे पकड़ करो और सारे असेसन रीजन को सॉल्व कर दो। ओके, अब हमारा सेक्शन बी दैट इज फॉर 2 मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन 17 ये हमारा चैप्टर 11 से आया है, ये है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो चैप्टर 11 से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कोई डेरिवेशन कुछ नहीं आया, आपको यहाँ क्या सिंपल क्या देखना है, आपको यहाँ न्यूमेरिकल ही देखना है। चैप्टर अगेन 10 में भी क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें उन्होंने डार्क फ्रिंज के बारे में पूछा है, सैंपल पेपर में पूछा है डार्क फ्रिंज के बारे में। तो एग्जाम में आपसे हो सकता है क्या पूछ ले, ब्राइट फ्रिंज पूछ ले, क्योंकि इतने से माइनर चेंजेस सही, बस पेपर चेंज हो गया। तो यहाँ डार्क की जगह आपसे क्या पूछ सकता है, ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में पूछ सकता है। तो आप इसको भी सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना ही है। यहाँ पर भी क्या पूछा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट wavelength lambda, then intensity of two sources are I, and what is the intensity of the light at a power where the path difference between wavefront is lambda by 4। तो ये जस्ट न्यूमेरिकल टाइप है। अब यहाँ पर देखो, आप 18th के अंदर आपको चॉइस मिली है, एंड ये जो 10th चैप्टर है इसके अंदर आपको चॉइस मिल रही है। यहाँ चॉइस मिल रही है तो आपको एग्जाम में भी क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। तो दोनों में से कुछ भी आए अगर हमें करना है, ठीक है। तो जहां यहाँ पर सैंपल पेपर में हमें चॉइस गिवन है, वहां पर हमें मेन एग्जाम के अंदर भी क्या होगी, चॉइस गिवन होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4। ओके, यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा है अगेन, तो वहां पर भी न्यूमेरिकल ही आएगा। क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा है आपसे इस केस के अंदर। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन दिस रीजन। तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये दो चीजें आपसे यहाँ पर पूछी है, ठीक। सेम क्वेश्चन नंबर 20 आज फ्रॉम चैप्टर नंबर
13। यहाँ पर आपसे इस ग्राफ के बारे में पूछा है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पूछा है, इस ग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए बोला है। ठीक, तो ये आप बता सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ पर कोई चॉइस आपको नहीं मिली है, बट जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए इसी चीज को उन्होंने वैल्यूज में डिफाइन कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, 21 पर चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन ही आएगा, यही याद रखना है। अब यहाँ पर आपसे देख लो, चैप्टर 3 है तो क्या है, इसमें डेरिवेशंस पूछे हैं आपसे, दे आस्क्ड फॉर द डेरिवेशन। ओके, क्या पूछा है, ड्रॉ द कर्व शोइंग द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन रिलैक्सेशन टाइम, किसकी क्या वेलोसिटी होगी, और आगे उन्होंने बोला है इफ द डीसी रिक्वायर्ड इज रिप्लेस बाय सोर्स हुज करंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या चेंजेस आएगा, तो आपको डिटरमाइन करना है क्या, द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ये पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड है, तो ये याद रखना है, इसको चेंज किया तो काम खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, दैट इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारा चैप्टर 14 है इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो वहां पर भी डायग्राम बेस्ड ही आएंगे, ब्लॉक डायग्राम्स पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, कि किसके कैसे ब्लॉक डायग्राम बन सकता है, कि अगर शिफ्ट कर दे, जैसे इसमें सैंटी टेपिंग के बारे में पूछा है, डायोड को शिफ्ट कर दे तो क्या होगा, उसके लिए डायग्राम कैसा आएगा, वेव आउटपुट कैसे आएंगे, तो वो आपको यहाँ शो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 21 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों अलग अलग, तो वहां पर भी 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो जो पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे सेम वो एग्जाम में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज 23 आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, डेरिवेशन पूछा है, तो भाई इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर के आपको डेरिवेशन स्किप नहीं करने हैं, डोंट स्किप, अगर स्किप किया तो इधर मार्क्स गए। ओके, सो एक्सप्रेशन किसके लिए पूछे इन्होंने, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन इज डी, तो आपको क्या बताना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है और ये दे रखा है, और क्या पूछा है, इन दिस केस कैपेसिटेंस बी मोर एंड वाई। ठीक है, तो आपको यहाँ डेरिवेशन पूछा है, तो ये भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 से अगेन क्या पूछा है, रे डायग्राम पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कैसिरन टेलीस्कोप से कैसी इमेज बनती है, उसका रे डायग्राम आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट, अब ये याद रखना है, अगेन यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब आपको यहाँ पर एग्जाम में 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आगे बोला व्हाई दीज टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर प्रीफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब इन्होंने बोला है आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट, यू कैन राइट मोर देन 2, बट यहाँ लिखा है 2, दैट मीन्स you have to write at least 2 points about this. Next is question number 25 asked from chapter number 14. Again, किससे है, अगर आपसे डायग्राम पूछा है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करना है पी टाइप के लिए। ठीक है, यहाँ पी टाइप के लिए पूछा है, देयर आर हाईली चांसेस कि वो आपसे वहां किसके लिए पूछ ले, एन टाइप के लिए पूछ ले। ओके, सो इसको रिवाइज कर लो भाई, यहाँ पी टाइप का है तो वहां किसका आ सकता है, एन टाइप का आ सकता है। और किस पर पूछा है, टी इक्वल टू 0 पर पूछा है, रूम टेम्परेचर पूछा है। नेक्स्ट क्या बोला है, इन द गिवन डायग्राम कंसिडरिंग एन आइडियल डायोड इन विच कंडीशन विल द बल्ब ग्लो, कौन सी कंडीशन बल्ब ग्लो करेगी आपको बताना है। सो इट इज टू इजी, यू कैन इजीली टेल दैट विच बाय विच यू कैन ग्लो द बल्ब। ओके, नेक्स्ट इज आज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अब इसमें क्या पूछा है, एक न्यूमेरिकल पूछा है, तो आपको न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाएगा। क्या पूछा, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की वैल्यू पूछी है और इसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पर शो करनी है। नेक्स्ट क्या है, 27 चैप्टर नंबर 9 से पूछा है अगेन, तो इसमें आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, मटेरियल जो प्रिज्म है इसके लिए, इसमें वैल्यूज गिवन है, डायग्राम गिवन है। नेक्स्ट अगेन न्यूमेरिकल है इसी से, तो यहाँ पर जहां न्यूमेरिकल है वहां न्यूमेरिकल ही चेक करना है, जहां डेरिवेशन है वहां डेरिवेशन वाले पार्ट, उसी चैप्टर के आपको डेरिवेशन वाले पार्ट्स को चेक करना है। ओके, अब इसी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मिले हैं, तो वहां पर भी सेम फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये स्किप नहीं करना है। तो ये जो आप पेपर देख रहे हो इसको आपको सॉल्व करना है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, किसी का सॉल्यूशन की नीड है, सो यू कैन आस्क, आई विल अपलोड
the video for that question. Okay, so this is chapter question 28 asked from chapter number 1. Again, the derivation part. यहाँ से क्या पूछा है आपसे? डेरिवेशन पूछा है. स्टेट गॉस थ्योरम इन लैक्टोस्टेटिक. कोई बच्चा बोल रहा था कि गॉस पार्ट वाला आएगा नहीं आएगा. भाई ये तो बिल्कुल आएगा, इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते. अब यहाँ पर किसके लिए पूछा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स के लिए पूछा है, तो वहां पर वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे. लॉन्ग वायर की जगह किसके लिए पूछ लेंगे? वो पॉइंट चार्ज के लिए भी पूछ सकते हैं आपसे. ओके, वो आपसे किसी के लिए भी इसके अंदर जो जो डेरिवेशन है, ठीक है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक, सो इसके गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता है. सो इसको स्किप नहीं करना है. तो यहाँ पर क्या करना है आपको? एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है. नेक्स्ट आपसे पूछा क्या? अब इसमें आपको ऑप्शन मिल गया, आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है तो एग्जाम में भी मिलेगा. यहाँ पूछ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. अगेन देखो क्या पूछा है? गॉस लॉ ही पूछा है, या गॉस थ्योरम पूछ लिया, या गॉस लॉ पूछ लिया. और किसके लिए पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट. देखो यहाँ वायर दे दिया, यहाँ शीट दे दी, तो दोनों में से आपको क्या मिलेंगे? वहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे. दोनों में से एक तो जरूर आएगा, या तो वायर आ जाए या शीट आ जाए. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन डी फॉर 4 मार्क्स केस बेस्ड स्टडी. अब यहाँ पर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4. ठीक है, या चैप्टर 4 मान लो या चैप्टर 5 मान लो, आप सेम ही बात है, क्योंकि दोनों पार्ट जो है मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है. तो यहाँ पर आपसे पूछा है मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बेसिक क्वेश्चन पूछा है. और देयर आर हाईली चांसेस कि वो आपसे मैग्नेटिज्म पर क्या कर ले? केस बेस्ड क्वेश्चन दे दे, जैसे फेरोमैग्नेटिक्स पर दे दे, फेरोमैग्नेटिज्म. सो उस पर आपसे केस बेस्ड के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, सो इस पार्ट को स्किप नहीं करना है, ये आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, बिल्कुल देके जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सीबीक्यू के अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे हैं. सारे कैसे हैं? एक्सपेरिमेंटल या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है. ठीक है, इस लास्ट वाले को छोड़कर ये आपसे कैसा है? कॉन्सेप्ट बेस्ड है. बाकी के सारे जो है वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है. और लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस भी दी है, तो यहाँ चॉइस दी है तो वहां भी आपको चॉइस मिलेगी. तो इन क्वेश्चंस को एक बार जाने से पहले, एग्जाम जो आपका कल है, तो आज प्रैक्टिस करके जरूर देखें कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और कहाँ आपको नीड है क्या डेरिवेशन पार्ट पे वर्क करने की, न्यूमेरिकल पार्ट पे वर्क करने की. ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो चैप्टर नंबर 11 से आया है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पूछा गया है. ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख लो अच्छे से कि ये इस पार्ट से ये चीजें पूछी जा रही है, तो इनका अल्टरनेटिव उसी चैप्टर से क्या हो सकता है. ठीक है, सो अगेन इसके अंदर भी क्या हमारे 4 क्वेश्चन है. ठीक है, और 4th क्वेश्चन के अंदर अगेन इसके अंदर भी क्या दिया? हमें चॉइस दी है. तो जहां चॉइस दिए वहां पर एग्जाम के अंदर भी हमें क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट जो है सेक्शन ई फॉर 5 मार्क्स. अब यहाँ पर मेन पार्ट आ गया आपका. चैप्टर 3 से पूछा है, लिमिटेशन पूछी किसकी? ओम्स लॉ की पूछी है. ठीक है, जो आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, डायग्राम प्लॉट करना है, और एक न्यूमेरिकल मतलब एक न्यूमेरिकल करना है. और इसी के अंदर आपको चॉइस दे दी. अब यहाँ पर पूछा था आपसे ओम्स लॉ के बारे में, यहाँ पूछ लिया किरचॉफ्स लॉ के बारे में. ठीक है, और एग्जाम में हो सकता है किरचॉफ्स के दोनों लॉ आ जाए. ठीक है, और यहाँ पर जैसे पूछा है बैलेंस स्टेट बतानी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो हो सकता है सेम का सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ, जैसा बहुत बार होता है. सीबीएसई क्या करती है, जो आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन है एज इट इज क्या कर देती है, वो आपको एग्जाम में दे देती है. अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया है, सो यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सैंपल पेपर. सो इसको आपको सॉल्व जरूर करना है. अगेन दिस इज द न्यूमेरिकल. तो देखो दोनों में सेम पैटर्न फॉलो किया है. ये एक थ्योरी टाइप का हो गया, ये भी थ्योरी पार्ट का हो गया, और एक न्यूमेरिकल हो गया, तो ये भी न्यूमेरिकल हो गया. तो वो सेम पार्ट को फॉलो करती है, यहां भी सेम करेंगी, वहां भी सेम फॉलो करेंगी. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6. अब यहाँ पर क्या पूछा है? एक्सप्रेशन पूछा है, यानी डेरिवेशन. ओके, दिस इज अगेन डेरिवेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6. ओके, चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो क्या पूछा है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ की वैल्यू पूछी, इंड्यूस ईएमएफ की इन कॉइल. ठीक है, और क्या पूछा? सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन दिस डिवाइस. अब ऐसे ही उन्होंने नीचे पूछ लिया क्या, किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी
इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने। और फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल्स। तो यहाँ पर इन्होंने रेशियो पूछ लिया इसके लिए कि किसके लिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइस विच चेंज द लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज। तो जब लो एसी वोल्टेज जो है वो हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट होती है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ उन्होंने एक्सप्रेशन पूछे हैं। अब इसी के अंदर तीन पार्ट है। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास चांसेस है कि एक नहीं तो दूसरे से मार्क्स आ जाए। जैसे नीचे पूछ लिया उन्होंने, राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉसेज व्हिच अकर्स इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्म, कि कौन कौन से मतलब एनर्जी लॉस होते हैं या कौन से सोर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो अब आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सेटअप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट अ लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई इनपुट वोल्टेज, जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट में पूछा था, ठीक है। या जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वो इसी के लिए पूछा है, लो एसी वोल्टेज को आप हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी के लिए क्या पूछा है, सेटअप करने के लिए बोला है डज इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये ऐसा करता है, या उसको मतलब इस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या ये उसको डिस्टर्ब करता है या नहीं करता, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 आज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। ओके, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजेसेंट। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया। नेक्स्ट अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया, इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ एन मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से उस मून का जो इमेज बनेगा उसका क्या डायमीटर होगा, वो आपसे पूछा है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा है क्या, इसमें आपको मतलब चॉइस दी है, यहाँ चॉइस दी है, एग्जाम में भी चॉइस आएगी, सिंपल सी बात है। सो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ an objective lens of focal length 2 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image। तो आपको इसमें इमेज की कंडीशंस बतानी है। मैंने पूछा है कि इमेज मतलब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो कहाँ होगी, मैग्नीफाइंग पावर हमें उसकी बतानी है। सो दिस इज द सैंपल पेपर, ओके, दैट प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। ओके, सो अगर आप इस पेपर को फॉलो करेंगे और ये देखना है आपको जहां जो क्वेश्चन पूछा गया है ये याद रखना है, वहां से वही क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है तो न्यूमेरिकल ही आएगा, और अगर आपसे डेरिवेशन पूछा गया है तो डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा गया है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आएगा। सीबीएसई ऑलवेज फॉलो देयर पैटर्न, ये नहीं भूलना है। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। बट आपके आगे आने वाले पेपर्स के लिए आप इसमें ज्यादा क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। जब केमिस्ट्री का जो आपका पेपर आने वाला है तो उसमें आपको ये ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मैथ्स का पेपर है उसमें हेल्प करेगा। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि आप इस सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है इसको फॉलो करो, चेक करो। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, सो यू कैन कमेंट, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, सो all the best for your exam. So if you like the video, please share and subscribe. Thank you for watching.